Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? We were doing the MCQs from the past papers of the chapter number 3, that is the enzymes. We did 20 MCQs. Today we'll try to solve some more MCQs and we will switch towards the structured questions and essay type questions. Let's try to do these MCQs and structured questions together. Today we will start from the MCQ number 21. The diagram shows an experiment on amylase. Each beaker contains water at temperature shown. After 5 minutes, each test tube of amylase is poured into the test tube of starch solution in the same beaker. After leaving the tubes for 5 minutes, sample of the mixture are then tested with iodine solution and then tested again at 5-minute interval. Which results are expected? ये रिजल्ट्स उन्होंने एक टेबल में दिए हुए हैं. ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट हमने क्या परफॉर्म किया. वी सेट 4 सिस्टम्स, 4 हमने जो है अपने वो सेट किए हैं, स्टैंड्स हैं, और हमने बीकर में पानी फिल करके उसके अंदर 2 टेस्ट ट्यूब्स जो हैं हमने वो रखी हुई हैं. ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने स्टार्च सॉल्यूशन को ऐड किया है और दूसरी टेस्ट ट्यूब सॉल्यूशन में हमने एमाइलेज सॉल्यूशन ऐड किया है. ठीक हो गया, ये दोनों तरफ ऐसे ही है. ये देखें, 4 टेस्ट ट्यूब्स में हमने सेम वे में चीज़ें ऐड करनी है. ठीक, स्टार्च सॉल्यूशन है एक टेस्ट ट्यूब में और दूसरे में है एमाइलेज सॉल्यूशन. एक जो पूरा सेटअप है उसको हमने 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट किया है. दूसरे सिस्टम को हमने सेटअप को हमने 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर. थर्ड वन इज़ एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द फोर्थ वन इज़ एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड. आफ्टर 5 मिनट हमने ये टेस्ट ट्यूब बीकर में रख के पानी बीकर में हमने ऐड किया हुआ है और हमने 5 मिनट तक जो है इनको ये जो टेम्परेचर हमने मेंशन किए हुए हैं इस टेम्परेचर पर इस सिस्टम को पूरे को हमने 5 मिनट तक प्लेस करना है. आफ्टर 5 मिनट हम क्या करेंगे कि ये जो एमाइलेज सॉल्यूशन वाली टेस्ट ट्यूब है इसका मटेरियल हम इसके अंदर पोर कर देंगे. ठीक है, तमाम अपने 4 जो हमारे ये हमने सेटअप ऑपरेटर सेट किया हुआ है उनमें से हर एक का इसको भी हम आफ्टर 5 मिनट इसके अंदर पोर कर देंगे. यहाँ से भी आफ्टर 5 मिनट इसके अंदर पोर कर देंगे और यहाँ भी आफ्टर 5 मिनट हम इसके अंदर पोर कर देंगे. ठीक है, अब हमने उसको स्टार्च सॉल्यूशन जिसके के अंदर हमने एमाइलेज सॉल्यूशन को ऐड कर लिया, इसको हम थोड़ा सा स्टर करेंगे और हम इसी बीकर पानी वाले बीकर में इसको रख के तो हम 5 मिनट तक वेट करेंगे. ठीक हो गया. उसके बाद अब हमने क्या करना है कि 5 मिनट के बाद हम हर टेस्ट ट्यूब में से एक ड्रॉप लेंगे और उसके साथ हम आयोडीन जो सॉल्यूशन का टेस्ट है उसको परफॉर्म करेंगे. अब जो हमारा रिज़ल्ट, अब देखें ये चीज़ जहन में रखनी है आपने कि पहला सिस्टम हमारा 90 डिग्री पर सेट है, दूसरा 35 डिग्री पर सेट है, थर्ड जो है वो 20 डिग्री पर हमने उसको रखा हुआ है और जो फोर्थ वन है दैट इज़ प्लेस्ड एट द 10 डिग्री सेंटीग्रेड. अच्छा, उसके बाद उन्होंने अब सवाल किया है कि हमने 5 मिनट के बाद इन सैम्पल्स को लेना है और उसके ऊपर हमने आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है. उसके बाद हमने एवरी 5 मिनट जो है उसको हमने वो लेकर तो हमने सैम्पल लेने और 5-5 मिनट के बाद हमने उनको टेस्ट करना है. अब दे आर आस्किंग दैट विच रिज़ल्ट्स आर एक्सपेक्टेड, कौन से रिज़ल्ट जो हैं वो उनको हम एक्सपेक्ट करेंगे और क्या रिज़ल्ट आएंगे. यहाँ पर देखें इन्होंने ऑप्शंस दी हुई हैं हमें. ए ऑप्शन क्या है कि जो सिस्टम हमारा 90 डिग्री पर सेट था वो ब्लू ब्लैक आएगा आफ्टर 30 मिनट, यानी हम 5 मिनट के इंटरवल से हमने वो सैंपल लेकर उस पर आयोडीन टेस्ट परफॉर्म किया तो 30 मिनट तक, जब 30 टोटल मिनट पास हो गए उसके बावजूद जो सैंपल हम ले रहे थे 90 डिग्री वाली टेस्ट ट्यूब में वो ब्लू ब्लैक ही कलर देती है विद आयोडीन के. ब्लू ब्लैक इंडिकेट कर रहा है कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, स्टार्च डाइजेस्ट नहीं हुई. जो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने टेस्ट ट्यूब रखी हुई थी वो इमीडिएटली येलो ब्राउन हो गई. येलो ब्राउन का मतलब है कि इसमें स्टार्च नहीं है, जो स्टार्च थी वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो गई है. जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेस्ट ट्यूब रखी हुई थी वो आफ्टर 5 मिनट वो येलो ब्राउन होगी, यानी इमीडिएटली नहीं हुई. 5 मिनट के बाद जब हमने सैंपल लिया
तो जो सैंपल लेने के बाद हमने उसको आयोडीन टेस्ट किया तो वो फिर 5 मिनट के बाद येलो ब्राउन हुई, इमीडिएटली नहीं हुई थी। और जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने रखा हुआ था वो ब्लू ब्लैक हुई आफ्टर 30 मिनट। ठीक है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड वाली 30 मिनट पास होने के बावजूद ब्लू ब्लैक रही, और जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाली थी वो भी 30 मिनट पास होने के बाद भी ब्लू ब्लैक रही है। ठीक है, अब जो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर थी वो इमीडिएटली येलो ब्राउन होगी, और जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर थी वो 5 मिनट के बाद हुई। बाकी भी इन्होंने सारी ऑप्शंस दी हुई हैं कि ब्लू ब्लैक आफ्टर 30 मिनट, गोज़ येलो ब्राउन आफ्टर 5 मिनट, गोज़ येलो ब्राउन इमीडिएटली, एंड ब्लू ब्लैक आफ्टर 30 मिनट। ये गलत है, इमीडिएटली, क्योंकि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है दैट इज़ 35 डिग्री सेंटीग्रेड। एमाइलेज इस टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, और वो फ़ौरन जो ही हमने उसको ऐड किया टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसने रिएक्शन स्टार्ट कर दी, उसने स्टार्च को डाइजेस्ट कर दिया। सो जो 35 डिग्री वाली हमारी टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर स्टार्च इमीडिएटली डाइजेस्ट हो जाती है, और जब हम आयोडीन सोल्यूशन ऐड करते हैं तो वो ब्लू ब्लैक कलर नहीं देती, वो फ़ौरन येलो ब्राउन हो जाती है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंजाइम एक्टिव है लेकिन वो स्लो एक्ट करेगा। ठीक है, वो स्लोली अपना जो स्टार्च को डाइजेस्ट करने का प्रोसेस है वो उसका स्लो हो जाएगा। अब वहाँ पर डाइजेशन हो रही है लेकिन एट स्लो रेट। सो 5 मिनट के बाद उसने 5 मिनट लिए डाइजेस्ट करने के लिए, एंड आफ्टर 5 मिनट्स वो डाइजेस्ट उसने कर दिया सारा स्टार्च को, एंड इन दैट टेस्ट ट्यूब देयर इज़ नो स्टार्च। जब हमने आयोडीन टेस्ट परफॉर्म किया तो वो येलो ब्राउन कलर अपीयर हुआ। लेकिन जो 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेस्ट ट्यूब है वो टेम्परेचर इतना हाई है कि उसने एमाइलेज को डीनेचर कर दिया है। ठीक है, अब जब हम एमाइलेज जो है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर करने के बाद हम स्टार्च में उसको पोर करेंगे तो वो स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से 30 मिनट पास होने के बावजूद जो टेस्ट ट्यूब में मटेरियल है, जब हम उसको आयोडीन से टेस्ट करते हैं तो हमारा कलर ब्लू ब्लैक ही आता है, बिकॉज देयर इज़ स्टार्च इन दैट टेस्ट ट्यूब, और वो टेस्ट ट्यूब ने मेन जो स्टार्च है वो डाइजेस्ट नहीं हुई। सेम इज़ द केस विद 10 डिग्री सेंटीग्रेड। जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंजाइम को हम करते हैं तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब वो एक्ट ही नहीं कर रहा, वो स्टार्च को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा कि टाइम पास होने के बावजूद जो स्टार्च है दैट इज़ स्टिल प्रेजेंट इन दैट टेस्ट ट्यूब, और जब हम आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो हमारा जो कलर आता है वो ब्लू ब्लैक ही अपीयर होता है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर इन्होंने ये वाला पॉइंट ये गलत है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये बिल्कुल ही गलत है। सो बी, सी एंड डी ऑप्शंस आर रॉन्ग ऑप्शंस। जो हमारी ए ऑप्शन है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Next MCQ is starch is digested to maltose by the enzyme amylase according to lock and key hypothesis, which is the key and which is the log. ये repetition है वही हमने पढ़ा, जो substrate है that is the key and the enzyme is log. तो यहाँ अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन सी है हमारी, starch जो है that is the key और amylase enzyme है that is the log. According to lock and key hypothesis, which is the log and which is the key for the enzyme? Lipase को अगर हम देखें तो अगेन लिपिड जो है that is the key क्योंकि ये substrate है, और जो lipase है that is the log because that is the enzyme. अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा 4 टेस्ट ट्यूब्स ईच कंटेनिंग 2 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ एमाइलेज सॉल्यूशन आर ट्रीटेड एज फॉलोज। पहली टेस्ट ट्यूब में हमने जिसमें हमने एमाइलेज प्लेस किया हुआ 2 ml, उसको हमने क्या किया, पहला ट्रीटमेंट हमने क्या दिया, बॉयल किया है एंड देन कूल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकेंड में बॉयल्ड देन कूल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्ड है फ्रोज़न देन वार्म्ड टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड फोर्थ वन इज़ फ्रोज़न देन वार्म्ड टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो पहली ट्रीटमेंट हमने दी, ठीक है, अच्छा यहाँ देखते हैं कि ऑप्शंस यही हैं कि आगे उन्होंने पूछी हुई। अच्छा जी आगे हैं, लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखें यहाँ पर जो पहली ट्रीटमेंट हमने दी है बॉइल्ड देन कूल्ड, बॉयल करने की वजह से यहाँ पर तो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। ठीक है, सेम इज़ द केस विद ट्रीटमेंट 2 कि ट्रीटमेंट 2 में भी क्योंकि हमने उसको बॉयल कर दिया है तो इट्स मीन कि वो एंजाइम डीनेचर हो गया, अब वो जो डाइजेशन है टेस्ट ट्यूब की वो नहीं कर सकता।
थर्ड ट्रीटमेंट में क्या है कि पहले हमने उसको फ्रोज़न किया है, देन उसको हमने वार्म कर दिया 1 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रोज़न करने से वो इनएक्टिव हो जाएगा, डीनेचर नहीं होगा। जब हमने उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर तक उसको वार्म किया है तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज स्टिल टू कोल्ड। सो एंजाइम, जब हम उसको थर्ड ट्रीटमेंट जो यहाँ मैंशनड है उसमें से पास करेंगे तो एंजाइम इज़ स्टिल इनएक्टिव, यानी कि वो डाइजेशन नहीं कर सकता बिकॉज द टेम्परेचर इज़ लो। जो फोर्थ ट्रीटमेंट है उसमें हमने पहले उसको फ्रोज़न किया, फ्रोज़न करने से वो इनएक्टिव हो गया, फिर बाद में हमने उसको वार्म कर दिया है अप टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन के यहाँ पर एंजाइम एक्टिव फॉर्म में होगा क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड वार्म टेम्परेचर है, यहाँ पर एंजाइम अपनी एक्टिविटी जो है उसको शो कर सकता है। ऑप्टिमम से थोड़ा सा कम टेम्परेचर है, रेट फास्ट होगा लेकिन थोड़ा सा, इतना ज़्यादा मैक्सिमम फास्ट नहीं होगा, थोड़ा सा उससे कम होगा, लेकिन फिर भी एंजाइम एक्टिव है, वो डाइजेशन कर सकता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, 10 centimeter cubic of starch solution was then added to each test tube and after 5 minutes 2 drops of iodine solution were added to each test tube. अब हमने ये 4 टेस्ट ट्यूब्स हैं जिनको कि हमने ये ट्रीटमेंट जो मैंशन है यहाँ पर वो हमने की है। अब इन 4 की 4 टेस्ट ट्यूब में हम 10 ml स्टार्च सोल्यूशन ऐड करते हैं, उसको हम शेक करेंगे, फिर हम उसको 5 मिनट यानी उनको रिएक्ट करने देंगे 5 मिनट तक, वो एज सच हम उनको प्लेस कर देंगे। 5 मिनट के बाद हर टेस्ट ट्यूब के अंदर हम 2 ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन के ऐड करेंगे। ठीक है। अब देखें 1 में डी नेचर है, 2 में भी डी नेचर हो गया हुआ है, 3 में इनएक्टिव है, सिर्फ 4th वाले में एक्टिव है जो एंजाइम है। अब यहाँ पर देखें इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है विच रो शोज़ द रिजल्ट्स। अब देखें 1 में क्योंकि एंजाइम इनएक्टिव था, वहाँ कलर जब हम आयोडीन ऐड करेंगे तो ब्लैक ही रहेगा। 2 में बी एंजाइम डी नेचर हो गया, 1 और 2 दोनों में डी नेचर हो गया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ब्लैक आयोडीन डालने से ब्लैक कलर ही अपीयर होगा। फिर 2 में भी हम देखें तो ब्लैक कलर अपीयर होगा, 3 में भी ब्लैक कलर ही अपीयर होगा क्योंकि इन तीनों टेस्ट ट्यूब्स में एंजाइम इज़ नॉट इन द वर्किंग कंडीशन। फर्स्ट और सेकंड टेस्ट ट्यूब में एंजाइम डी नेचर हो चुका है, थर्ड में एंजाइम इनएक्टिव है, फोर्थ में एंजाइम एक्टिव है, इसलिए आयोडीन सोल्यूशन ऐड करने से इसका कलर क्या हो गया, ये जो कलर है वो येलो ही रहेगा क्योंकि स्टार्च उस टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रेजेंट नहीं है। सो फॉर दिस MCQ ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक हो गया। 25th MCQ है, इन एन एंजाइम एक्शन देयर इज़ द एक्टिव साइट एंड वेयर इज़ द एक्टिव साइट एंड वेयर आर द लॉक एंड द की। अब देखें एक्टिव साइट कहाँ होती हैं, एंजाइम्स पर, की क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है, और लॉक क्या होता है, एंजाइम होता है ये। ठीक हो गया। अब यहाँ अगर हम देखें तो एक्टिव साइट ए ऑप्शन में ऑन द एंजाइम, की ऑन द सबस्ट्रेट एंड लॉक ऑन द एंजाइम, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक हो गया। चलें जी, वी हैव फिनिश्ड आवर MCQ. This is the last MCQ of this chapter. Now next comes theory section. Theory section में structured questions हैं as well as some essay type questions. ठीक है। सबसे पहले एक structured question है, उसको देखते हैं. What is this? Question number 1. Figure 2.1 shows in order 4 stages in which an enzyme controlled chemical reaction may occur. यानी सीक्वेंशियल तरतीब से इन्होंने बताया हुआ है 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 स्टेजेस हैं एक एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन की। ठीक हो गया। अच्छा जी, पहली में देखें उन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है कि एंजाइम सबस्ट्रेट जो हैं वो सेपरेट हैं अभी। 2 में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया है, थर्ड में रिएक्शन हो गया है और सबस्ट्रेट जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और फोर्थ में ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं ये सेपरेट हो जाती हैं फ्रॉम द एंजाइम। अब उन्होंने जो पहला क्वेश्चन पूछा है दैट इज़ द आइडेंटिफाई MNO एंड P। ठीक हो गया। देखें M क्या है, M इज़ सबस्ट्रेट, N क्या है, N इज़ एक्टिव साइट एंड O इज़ एंजाइम।
And what is the P? P is the product. Okay. So we have identified M, N, O and P. अच्छा, next question है, by referring to figure 2.1 explain why only a small amount of enzyme is needed to catalyze a reaction involving many molecules. क्यों हमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन कैटेलाइज करने के लिए एंजाइम की स्मॉल अमाउंट रिक्वायर्ड होती है? बेटा इसकी रीज़न ये है कि एंजाइम देखें, रिएक्शन करने के बाद जब फोर्थ स्टेज आ गई, देन दिस एंजाइम इज़ री अवेलेबल. ठीक है, वो दोबारा से अवेलेबल है. अब ये नेक्स्ट उसके सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होगा, फिर जब उसको कर देगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट, फिर दोबारा से री अवेलेबल है तो फिर सबस्ट्रेट से कंबाइन कर देगा. सो ये साइक्लिक वे में ये रिएक्शन जो है ये प्रोसीड रहता है. इसलिए अगर हम थोड़ी सी अमाउंट भी एंजाइम की ऐड कर देंगे तो वो बहुत सारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है. सो इसका आंसर यही है कि क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं वो रीयूजेबल होते हैं, वो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते हैं, दे आर अगेन एंड अगेन अवेलेबल फॉर द रिएक्शन. सो हम अगर स्मॉल अमाउंट भी ऐड कर दें तो वो आराम से रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो जाता है. सी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ अ राइज इन टेम्परेचर में इंक्रीज द रेट ऑफ एन एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन. इसमें यह कि जब हम टेम्परेचर इनिशियली इंक्रीज़ करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्यों फास्ट हो जाता है? रेट ऑफ रिएक्शन इसलिए फास्ट होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, एंजाइम के मॉलिक्यूल और सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आ जाती है जब हम हीट करते हैं तो. ठीक है, दे गेन एनर्जी. अब वो फास्टली मूव करना शुरू हो जाते हैं. जब वो फास्टली मूव करेंगे तो वो एक दूसरे के पास जो उनका एक दूसरे के साथ स्ट्राइक है उसका रेट इंक्रीज़ कर जाता है. वो ज़्यादा मर्तबा एक दूसरे के क्लोज आते हैं क्योंकि इधर उधर भाग दौड़ रहे हैं, और वो जब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में कोलिजन उनकी ज़्यादा हो जाती है. सो दे मोर फ्रीक्वेंटली कम क्लोजर टू ईच अदर, जिसकी वजह से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ज़्यादा फास्टली बनेगा और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा. ठीक है. सो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है. नेक्स्ट सी का सेकंड पार्ट है, एट हाई टेम्परेचर्स एंजाइम्स आर डीनेचर्ड एंड कैन नो लॉन्गर एक्ट एज कैटालिस्ट बाय यूजिंग द लेटर एम एंड एन. यानी हमने एम और एन के हिसाब को, इन एम और एन पॉइंट्स को माइंड में रख के हमने ये बताना है कि व्हाट हैपन्स व्हेन एन एंजाइम इज़ डीनेचर्ड, कि क्या होता है जब एंजाइम डीनेचर होता है. हमने एम और एन को अपने माइंड में रखना है. अब देखें, जब टेम्परेचर राइज़ कर जाएगा तो टेम्परेचर राइज़ करने से क्या होगा, एंजाइम डीनेचर हो जाता है. अब ये जो एन है विच इज़ द एक्टिव साइट, ठीक है, जो हमारी ये एक्टिव साइट है, दिस वन, जब हम इसको हीट अप करेंगे तो ये एक्टिव साइट की शेप चेंज हो जाएगी. हम कहेंगे कि एंजाइम डीनेचर हो गया. नो, एन इज़ चेंज्ड. जब एन चेंज हो जाता है तो एम जो है वो उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं रहता, यानी एन की शेप चेंज हो गई है. अब एम जो कि उसकी शेप के मुताबिक था, उसका कॉम्प्लीमेंट था, वो आकर उसके ऊपर अटैच नहीं हो सकता और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकेगा. ठीक हो गया. यहाँ इन्होंने नहीं डायग्राम नहीं बनाए हुए, एक्सप्लेन नहीं किया हुआ. बस आपने ये जहन में रखना है कि जो हमारा एम है वो तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो एन है उसकी शेप चेंज हो जाती है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं. तो हम कहते हैं कि हमारा एंजाइम डीनेचर हो गया. ठीक है. जब एंजाइम डीनेचर हो गया है तो अब जाहिर है उसकी शेप चेंज हो गई है एन, और वो जो एन शेप है वो जो एम है वो उसके ऊपर आकर कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता, इनका आपस में अटैचमेंट नहीं होगी, एम उसके ऊपर फिट नहीं आएगा, और जब कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस नहीं होंगी. ठीक हो गया बेटा, समझ आ गया आपको ये? चलें जी, ये हमारा एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया है, और ये इसके आंसर भी यहाँ पर ये इन्होंने मेंशन किए हुए हैं. तो आप इन आंसर्स को रीड करें अगर, तो आपको काफ़ी हेल्प आउट कर देगा. ठीक है, आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं. ये सिर्फ एक आपको आइडिया देते हैं कि आपके आंसर में ये पॉइंट्स जो हैं ये मेंशन होने चाहिए. आपको इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट रीड इट एंड इसको अपने माइंड में इन पॉइंट्स को जो है उनको स्टोर करें, रिमेंबर करें उनको, और बाद में उसको आप अपने अल्फाज में, अपने वर्ड्स में उसको आप जो है उसको राइट करेंगे, सेल्फ प्रोड्यूस करेंगे उसको. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन व्हाट इज़ मेंट बाय एन एंजाइम.
ये आपने एंजाइम को पूरा डिफ़ाइन करना है, ठीक है, और उसको एक्सप्लेन करना है कि एंजाइम क्या होता है। अच्छा, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन हाउ पीएच एंड टेम्परेचर अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। इसमें आपने डिटेल, ये ऐसे टाइप क्वेश्चन है और इसमें आपने डिटेल में ये मेंशन करना है कि कैसे पीएच का जो चेंज है या जो टेम्परेचर होता है वो कैसे एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। ये पूरा हमने लेक्चर इस पे लिया हुआ है, ग्राफ हैं इसके और उन ग्राफ्स को एक्सप्लेन करना है आपने और पूरा इसमें डिटेल में ये लिखना है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर इन्होंने भी मेंशन भी किया हुआ है, ये ग्राफ भी हैं साथ में। इन क्वेश्चंस के साथ ग्राफ मस्ट है, ठीक है, आपने ग्राफ ज़रूर ड्रॉ करने, या आप कह लें कि ग्राफ बहुत ज़रूरी है। जब भी आपने पीएच का इफ़ेक्ट या टेम्परेचर का इफ़ेक्ट शो करना है, उसको एक्सप्लेन करना है, तो ग्राफ आपने मस्ट ड्रॉ करने हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज आल्सो एन ऐसे टाइप क्वेश्चन। डिस्क्राइब हाउ द एंजाइम एक्शन ऑफ एंजाइम्स कैन बी एक्सप्लेन बाय द लॉक एंड की हाइपोथेसिस। इसमें आपने पूरा लॉक एंड की हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करना है विद डायग्राम, ठीक है। ये उन्होंने आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, ये थोड़ा सा आपको हिंट दे देगा। बाकी आप अपने मेरे जो लेक्चर्स हैं उनको सुने और दूसरा आप अपनी बुक को रीड करें तो आपको इसका डिटेल में आंसर मिल जाएगा। Describe and explain the effect of gradual increase in temperature on an enzyme controlled reaction. You should refer to the lock and key hypothesis. अब आपने यहाँ पर अगेन सेम क्वेश्चन कि आपने टेम्परेचर का इफेक्ट लिखना है, लेकिन अब आप ये बता रहे हैं कि जब हम ग्रेजुअली टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ करेगा, पर अप टू सर्टन लिमिट, उसके बाद जब आप आहिस्ता आहिस्ता और इंक्रीज़ करेंगे तो डिक्लाइन हो जाएगा एक्टिविटी में और इन द एंड एक्टिविटी जो है बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन आपने यहाँ पर ये टेम्परेचर का इफेक्ट शो करना है बाय कीपिंग इन माइंड द लॉक एंड की हाइपोथेसिस, ठीक है। लॉक एंड यानी एक्टिव साइट जो है उसकी शेप और सबस्ट्रेट का जो है कॉम्प्लीमेंट्री शेप, उसको माइंड में रख के आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने इस आंसर को एक्सप्लेन करना है। ये इन्होंने यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप इसको रीड करें एक दफ़ा और आपको सारा वो जो है वो समझ आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलें जी, सफिशिएंट फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम विल डू the next structured questions and essay type questions. Till then, Allah Hafiz.